वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान सीरीज के अंतर्गत इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। क्लियर। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 8वीं क्लास के इतिहास में जो पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे, उससे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अंत तक देखने के बाद आप इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें से कितना क्वेश्चन सही किए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्लियर। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा 3। याद रखिएगा, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब कहिएगा 3 कालखंड कौन कौन है, तो याद रख लीजिएगा, प्राचीन काल, क्लियर, उसके बाद मध्यकाल और आधुनिक काल। क्लियर। मध्यकाल, आधुनिक काल। याद रखिएगा, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्लियर। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई। एशिया, यूरोप, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? तो इसका शुरुआत जो है वो यूरोप से हुआ। कहाँ से? यूरोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा, यूरोप। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, पुनर्जागरण का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था। पुनर्जागरण का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? रूस, जापान, इटली, चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, इटली। याद रखिएगा, इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, कोलंबस कहाँ के नाविक थे? स्पेन, रूस, जापान, चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, स्पेन का। याद रखिएगा, कोलंबस स्पेन के नाविक थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका महाद्वीप की खोज कब हुआ था? 1490, 1491, 1492 या फिर 1493। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 1492। याद रखिएगा, 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज हुआ था। क्लियर। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका महाद्वीप का खोज किसने की थी? कोलंबस, वास्को डी गामा, फूसो या जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा विकल्प पहला, कोलंबस। याद रखिएगा, कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज किया गया। क्लियर। अगर पूछा जाए कोलंबस कहाँ के थे, तो कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे। क्लियर। और कोलंबस कौन थे? तो ये नाविक थे। नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7,
यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज कब किया गया था? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूरोप से लेकर के भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज कब किया गया था? 1496, 1497, 1498 या फिर 1499? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा 1498। याद रखिएगा 1498 ईस्वी में यूरोप से लेकर भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किया गया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? कोलंबस, वास्को डिगामा, फूसो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा। याद रखिएगा वास्को डिगामा के द्वारा यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज 1498 ईस्वी में किया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, वास्को डिगामा कहाँ के नाविक थे? पुर्तगाल, स्पेन, चीन या फिर जापान? तो याद रखिएगा वास्को डिगामा जो थे वो पुर्तगाल के नाविक थे। कहाँ के नाविक थे? पुर्तगाल के। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप में किस शताब्दी में पूंजीवाद व्यवस्था का जन्म हुआ? 13वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा 15वीं शताब्दी में। याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में यूरोप में पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, पूंजीवादी व्यवस्था से किस दो नए वर्गों का उदय हुआ? व्यापारी और नौकर, पूंजीपति और श्रमिक, पूंजीपति और व्यापारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, पूंजीपति और श्रमिक। देखिए पूंजीवाद व्यवस्था से पूंजीपति और श्रमिक नामक दो नए वर्गों का उदय हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक कौन होते थे? व्यापारी होते थे या पूंजीपति होते थे या फिर दोनों होते थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, पूंजीपति। क्या होगा? पूंजीपति। व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक जो होते थे वो पूंजीपति होते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, किस युग में कपड़े चूल्हे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगा? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, किस युग में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगा? ऑप्शन दिया गया है प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प तीसरा, आधुनिक काल। याद रखिएगा आधुनिक काल में कपड़े जुलाहे के अतिरिक्त मशीनों से भी तैयार किए जाने लगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि आधुनिक काल के शुरुआत कब से मानी जाती है। ऑप्शन दिया गया है 1650 ईस्वी के बाद से, 1750 ईस्वी के बाद से, 1850 ईस्वी के बाद से या 1950 ईस्वी के बाद से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 1750 ईस्वी के बाद के समय को हम लोग आधुनिक काल बोलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? जेम्स प्रिंसेप या फिर जेम्स मिल या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, जेम्स मिल। जेम्स मिल के द्वारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखा गया। क्लियर। अब देखिए
ये जो पुस्तक लिखे थे जेम्स प्रिंसेप, ये कहाँ के थे? तो ये जो है स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल थे। क्लियर। और ये पुस्तक लिखे कब थे? तो 1817 ईस्वी में। यहाँ से याद रखिएगा 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास किसने लिखा? तो जेम्स मिल ने लिखा। क्लियर। किसने लिखा? जेम्स मिल। जेम्स मिल कहाँ के अर्थशास्त्री थे या इतिहासकार थे? तो वो जो थे वो स्कॉटलैंड के थे। क्लियर। और जेम्स मिल के द्वारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब लिखा गया? तो 1817 ईस्वी में लिखा गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। भारत के इतिहास को जेम्स मिल के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, यानी कि 3 भाग। क्या होगा? विकल्प दूसरा हो जाएगा 3 भाग। भारत के इतिहास को जेम्स मिल 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कौन कौन? एक हो जाएगा हिंदू, दूसरा हो जाएगा मुस्लिम और तीसरा हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा ब्रिटिश। क्लियर। जेम्स मिल के द्वारा इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में नहीं बांट करके हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटा गया। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17। जेम्स मिल ने भारत के विभाजन किस आधार पर किया था? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर या फिर लिंग के आधार पर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जेम्स मिल के द्वारा जो भारत के इतिहास को बांटा गया था वो धर्म के आधार पर बांटा गया था। किसके आधार पर बांटा गया था? धर्म के आधार पर। क्लियर। जेम्स मिल ने भारत के विभाजन किस आधार पर किया? तो धर्म के आधार पर, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ब्रिटिश का जो धर्म था उसके आधार पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पटना में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, दिल्ली में। याद रखिएगा राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है। क्लियर। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप VVI कह सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली? इसका सही आंसर क्या होगा? नेहरू स्मारक कहाँ स्थित है या नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? पटना, दिल्ली, चेन्नई, पटना, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली? तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा। क्या होगा? विकल्प चौथा, दिल्ली। याद रखिएगा नेहरू स्मारक पुस्तकालय दिल्ली में स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों पर होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 10 वर्ष। याद रखिएगा भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होता है। क्लियर। अगर पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुआ? तो 1872 ईस्वी में। और नियमित रूप से जनगणना होना कब शुरू हुआ? तो 1881 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, नियमित लगाएगा तो 1881 होगा। और डायरेक्टली पूछा जाए कि जनगणना का शुरुआत भारत में कब हुआ? तो 1872 ईस्वी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी कृति मुंशी प्रेमचंद्र की है? गबन, गोदान, कफन, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, गबन, गोदान, उसके बाद कफन। ये तीनों जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में कैमरे का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ? 1750, 1850, 1950 या 1650?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा 1850। याद रखिएगा कि भारत में कैमरे का इस्तेमाल 1850 ईस्वी से शुरू हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? बिहार जो है वो बंगाल से कब अलग हुआ? 1909 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी या फिर 1912 ईस्वी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा 1912 ईस्वी। याद रखिएगा कि बिहार जो है बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24 कि उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? 1935, 1936, 1937 या फिर 1938? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा 1936। याद रखिएगा उड़ीसा अगर पूछा जाए बिहार से कब अलग हुआ तो 1936। अगर पश्चिम बंगाल से यानी बंगाल से पूछा जाए कि बिहार कब अलग हुआ तो बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 ईस्वी। क्लियर। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी भाग को अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी भाग को अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? झारखंड, असम, उड़ीसा, गोवा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला झारखंड। याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य स्थापित किया गया। क्लियर। और झारखंड राज्य का स्थापना जो हुआ वो किस राज्य से अलग करके बनाया गया? तो अपना राज्य बिहार से अलग करके झारखंड को बनाया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान को भरिए। ये जो एक पार्ट जो है कब, कहाँ और कैसे, उसके लास्ट में जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको भी हम लोग इस वीडियो में शामिल किए हैं। अब कहिएगा कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में तो ऑब्जेक्टिव में खाली जगह वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसी को आपको जो है 4 विकल्प लेकर के दे सकते हैं। जैसे कि पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक, यहाँ पर दिया गया खाली स्थान कमाना, और ऑप्शन यहाँ पर कर देता कि लाभ कमाना, दूसरा में हानि कमाना, तीसरा दे देता दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए जो भी ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर के लास्ट में है उसको भी हम लोग इस वीडियो में शामिल किए हैं। क्लियर। तो चलिए ध्यान दीजिए, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला दिया गया है पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक खाली स्थान कमाना। अधिक से अधिक क्या कमाना? तो पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक लाभ कमाना या फिर मुनाफा कमाना। क्लियर। तो इसमें लाभ भी आप भर सकते हैं या आप मुनाफा भी भर सकते हैं। क्लियर, बात एक ही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे खाली स्थान कहते हैं, यानी कि जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। याद रखिएगा 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी का कि मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या कौन सी क्रांति कहते हैं? क्लियर। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। कौन सा क्रांति? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर चौथा इसी का, खाली स्थान में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। सरकारी दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? तो यहाँ पर खाली जगह में क्या भराएगा? अभिलेखागार। याद रखिएगा अभिलेखागार में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या भराएगा? अभिलेखागार। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 खाली जगह का कि समय के साथ देश और राज्य की खाली स्थान सीमाओं में
परिवर्तन होते रहते हैं। तो समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भौगोलिक। क्या हो जाएगा, भौगोलिक। याद रखिएगा कि समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि दूसरा का पहला क्वेश्चन। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। देखिए यहाँ पर सही और गलत बताना है। क्लियर। और इसके लिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। ये कथन सही है या गलत? तो ये कथन सही है। क्लियर। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 कि अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। अब ये हम लोग देखे क्वेश्चन में कि अंग्रेज इतिहासकार थे जिनका नाम था जेम्स मिल। ये जो है भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांटे थे। तो इनका ये बांटना उचित था या उचित नहीं था? तो इनका ये बांटना जो है उचित नहीं था। तो यहाँ पर ये कथन क्या होगा, ये कथन गलत हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणराज्य प्रणाली की शुरुआत नहीं की। तो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद वहाँ के लोगों के द्वारा गणतंत्र प्रणाली अपनाया गया, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं अपनाया गया। तो ये भी कथन क्या है, तो ये भी कथन गलत है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 इसी का कि ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये कथन क्या है, तो ये कथन भी क्या है, गलत है। क्लियर। अगला दिया गया है इसी का क्वेश्चन नंबर 5 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद भी वही रह गई। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। आज़ादी के बाद भौगोलिक सीमा में परिवर्तन हुआ। कहिएगा कैसे? तो आज़ादी के बाद हम लोग 2 भागों में बट गए, भारत और पाकिस्तान। तो जब ये 2 भागों में बटे तो दोनों के भौगोलिक सीमा में परिवर्तन हो गया। क्लियर। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आज़ादी के बाद भी वही रह गई, तो वही नहीं रहा, तो इसीलिए भी कथन क्या है, गलत है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग जितना डिस्कस किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक, और उसके बाद 1 नंबर और 2 नंबर, इतना क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।